मैं याद कर रहा था, जो सेक्रेटरी साहब ने कहा वो सही है कि आज ये नई पॉलिसी स्वीकार करने में रोहित सिंह जो हमारे मेंबर फाइनेंस थे उन्होंने बहुत मेहनत की, और संजय मित्रा जो हमारे प्रीवियस सेक्रेटरी थे उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी अध्ययन किया। मैं इस फाइल पर सही नहीं करता था क्योंकि मेरा रिजर्वेशन था, और मैं ये कहता था उनको कि मेंटेनेंस एनएचआई करेगी और टोल भी एनएचआई कलेक्ट करेगी और उनको गारंटी देगी। इसमें हमारी प्रॉफिट ज़्यादा है, हमारी कमाई ज़्यादा है, और आप मेंटेनेंस का काम भी उनको दे रहे हो, और मुझे लगता है कि इसमें वो 18% IRR लेके काम करेंगे। यहाँ किया तो 8% होगा, या 10% ज़्यादा के क्यों दे रहे हो, ये मैं उनसे सवाल पूछता था। शायद मेरा तर्क सही साबित हुआ क्योंकि इन्होंने जो कोट किया है इसका मतलब प्रॉफिट उतना था इसीलिए कोट किया है, तो उसके सिवा कॉम्पिटिशन नहीं हुई है। तो कोई चैरिटी तो करता नहीं, अगर इतना ज़्यादा कोट कर रहा है इसका मतलब उसमें जगह थी, पर कंपटीशन हुई और इसलिए हमको भी रिटर्न्स अच्छे मिले। तो मुझे संजय मित्रा जी ने आखिर में कहा था कि सर एक होने दो ना, तो बोला ठीक है छोड़ दो, मेरा व्यू पॉइंट में छोड़ देता हूँ, आप करो। पर आज ये इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में आ रही है। केवल एक ही बात को देखकर चलना नहीं होगा, क्योंकि ओवरऑल हमारे आज की इकोनॉमी में जो डॉलर की तुलना में रुपीस का फ्लक्चुएशन हो रहा है उसमें काफ़ी बड़े प्रमाण पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की हमको आवश्यकता है। और इसलिए मैं निश्चित रूप से ये जो आपने पहला बंडल लिया है, वैसे बंडल शब्द का अर्थ हमारा बहुत अलग होता है पर ये बंडल नहीं है, ये रियलिटी है। एनएचआई और एनएचआई की क्रेडिबिलिटी, एनएचआई का वर्किंग और आज तक किए हुए काम से हासिल की हुई क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता, ये इसका कारण है कि इतने बड़े प्रमाण पर इन्वेस्टर से रिस्पांस मिल रहा है। और इसलिए निश्चित रूप से एनएचआई में काम करने वाले हमारे चेयरमैन से लेकर इंजीनियर तक ये जरूर है कि उनको आज इस संस्था को यहाँ तक ले जाने में, AAA रेटिंग में, उनका सबका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मिनिस्टर करके भले मुझे क्रेडिट मिलता है, पर ये टीम वर्क है, और मैं भी मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं हर बार एक कहता हूँ कि ए व्यक्ति ने A² काम किया और B व्यक्ति ने B² काम किया, तो टोटल वर्क इज A² प्लस B²। बट व्हेन A and B comes together, thinks together and works together, इसका उत्तर आता है A² प्लस B² प्लस twice AB, and this twice AB is a result of collective team spirit। और इसलिए ये सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन है कि जिसके कारण आज ये हासिल हुआ है। एक बात जरूर है कि कितना भी हुआ तो भी जो नौकरी करने वाले लोग होते हैं और बिजनेस करने वाले होते हैं, इनकी मानसिकता अलग अलग होती है, क्योंकि वो स्वाभाविक भी है, क्योंकि वो कभी रिस्क नहीं लेना चाहते। और मेरे लाइफ में तो मेरी पूंजी है रिस्क, ज्ञान मुझे कम है, पर रिस्क और बोल्डनेस ये मेरे एसेट है। तो नेचुरली मैं तो इंसिस्ट करता हूँ कि पैसे की कोई कमी नहीं है, और मैं ये अनुभव करता हूँ कि जो जितना ज़्यादा स्पेंड करता है उतना ज़्यादा उसको मिलता है। जो स्पेंड करने में कंजूसी करता है, ना उसका वॉल्यूम बढ़ता है, ना उसका टर्नओवर बढ़ता है। तो स्पेंड करने की दानत जो होती है वो जितनी ज़्यादा होगी उतना रिटर्न्स मिलता है। एक बात जरूर है कि TOT के अभी और बंडल क्या बंडल्स है, खूब है, और इसलिए TOT में जो पिछले 4 साल में जब BOT और PPP में प्रॉब्लम्स आए और हमारे इन्वेस्टर और कॉन्ट्रैक्टर्स इसमें काम करने में थोड़ी अड़चने आई, बैंकों के सामने भी अड़चने आई, तो हमने 4 साल में EPC मोड में बहुत काम करके रखे हैं, और EPC मोड में इतने काम किए हैं कि वो भी बंडल हमारे पास आने के लिए तैयार है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से NHI में कोई पैसे की कमी नहीं है। अभी हमने रोड सेक्टर में आज ही मुझे नोट मिली 7 लाख करोड़ हमने क्रॉस किया है। 7 लाख करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट रोड सेक्टर में अलग अलग प्रकार से हुई है हमारी सरकार आने के बाद। और जो स्टोल प्रोजेक्ट थे उसको भी हमने चलाया। यहाँ बहुत से फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि TOT के कोई और इनोवेटिव मॉडल आप तैयार करिए। जैसे जो प्रोजेक्ट बंद पड़ा है उसमें 50% से ज़्यादा काम हुआ है, वो NHI 50% फाइनेंस करके हम उसको पूरा कर रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो हमारे सेक्रेटरी जी को मैं धन्यवाद दूंगा
कि हमने 22 कैबिनेट डिसीजन लिए, उसके कारण हमको ताकत तो मिली, पर अभी हरिद्वार में बीच में ऐसे प्रोजेक्ट आए, तब मैंने उनको कहा कि इसका वैल्यूएशन थर्ड पार्टी से कर लें, प्रोजेक्ट को टेक ओवर करें और फिर हम लोग ईपीसी में उसको पूरा करें और फिर एनएचआई उसके लिए पैसा दें। अब बहुत से ऐसे प्राइवेट सेक्टर की प्रोजेक्ट है जो हम टेक ओवर कर सकते हैं। बैंक इसमें पहले से बहुत पैसा दे चुकी है और अभी उनको देने में अड़चने आ रही है, पर प्रोजेक्ट में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अभी भी अच्छा है। तो ऐसे प्रोजेक्ट एनएचआई टेक ओवर करें और उसके बाद में आप जैसे इन्वेस्टर हमारे साथ ट्रांसपेरेंसी से जॉइंट वेंचर में आए, वो प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट करें, हम प्रोजेक्ट उतने दिन में पूरा करें और फिर उसके रिटर्न्स के लिए 50-50 प्रॉफिट में हम लोग दे सकते हैं। उसमें प्रॉफिट है क्योंकि ट्रैफिक डेंसिटी बढ़ रही है। हिंदुस्तान ऐसा देश है जहाँ 22% ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ है और इसलिए आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि टोल कलेक्शन में कोई प्रॉब्लम है और इसलिए इकोनॉमिक वायबिलिटी है, आईआरआर अच्छा है और इसलिए इसके और इनोवेटिव मॉडल्स बन सकते हैं। अभी मैं गंगा में काम कर रहा हूँ और मैं जब से हाइब्रिड एन्युटी प्रोजेक्ट हुआ तब रोड में तो हुआ, पर जब मैंने गंगा शुद्धिकरण में हाइब्रिड एन्युटी की बात की तो मैं खुद ही विश्वास था कि ये सक्सेसफुल नहीं होगा, पर आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही कि हमने 7 प्रोजेक्ट हाइब्रिड एन्युटी में क्लीन गंगा में ऑलरेडी अवार्ड कर दिए है। हरिद्वार का है, वाराणसी का है, अब कानपुर में दिए हैं और वो भी प्रोजेक्ट अच्छे हैं। अब मुझे अभी तक वो जम नहीं पाया क्योंकि मैं स्वाभाविक रूप से काफ़ी दूर सोचता हूँ, उसमें लाने के लिए लोगों को समय लगता है। अभी हमने नागपुर में एक हमारे टॉयलेट का पानी 5 साल पहले बेचना शुरू किया और इस साल और हमको 78 करोड़ रुपीस रॉयल्टी पर ईयर मिल रही है। तो मैंने नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की हालत खराब है और ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से 78 करोड़ मिलती है, तो मैंने उनको कहा कि ये 78 करोड़ को मोनेटाइज करेंगे ताकि इसके कारण 700-800 करोड़ 1000 करोड़ उठाएंगे जिससे आज का काम हो सकता है। तो अब धीरे धीरे गंगा में भी हाइब्रिड एन्युटी के 7 प्रोजेक्ट है और सरकार ने भी इस पॉलिसी को स्वीकार किया है कि गंगा के किनारे पर 12 थर्मल पावर प्लांट चालू है और 10 आने वाले हैं। तो 50 मीटर के डिस्टेंस पर अगर आप ये जो गंदा पानी है इसको रिसाइकलिंग करके अगर खरीदते हैं तो गवर्नमेंट ने, पावर मिनिस्टर ने ऑर्डर निकाले कि मैंडेटरी यही पानी खरीदना होगा। तो हमारे पास ऐसे 150 प्रोजेक्ट है और वो पानी हम बेच सकते हैं। अभी इंडियन ऑयल को मथुरा में हमने पानी बेचा है 80 MLD, तो हमको 19 करोड़ वो साल के दे रहे हैं। त्रिवेणी इंजीनियरिंग ने लिया है, वो भी हाइब्रिड एन्युटी में है। तो अब ये स्वाभाविक रूप से मैं कहा कि आप इन्वेस्टर हैं तो ये बहुत बड़े प्रमाण पर बाकी भी सेक्टर में हो सकता है, इसमें रिस्क नहीं है। रिस्क फॉर कंस्ट्रक्शन नहीं है, रिस्क फॉर क्लियरेंसेस नहीं है, रिस्क फॉर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है क्योंकि एवरीथिंग इज रेडीली अवेलेबल और इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स को इसमें आसानी से इन्वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में एनवायरमेंट, फॉरेस्ट क्लियरेंस, लैंड एक्विजिशन, इम्प्लीमेंटेशन, ग्रीन जज, हाई कोर्ट, इसका स्टे, उसका स्टे, ये दुनिया भर की जो बातें हैं उससे लोगों को लगता है कि कहीं हम फंस न जाए, पर ये सब क्लियर करके जब रेवेन्यू मॉडल, जब रेवेन्यू शुरू होता है तो उसमें रिस्क नहीं के बराबर है। और इसलिए मैं मानता हूं कि ये टीओटी की जो शुरुआत हुई है इसके तो ऑल बंडल्स आएंगे, पर हम भी हमारे तरफ से ऐसी पॉलिसी बनाएंगे क्योंकि प्रेजेंटली हम कुछ प्रोजेक्ट टेक ओवर कर रहे हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर पा रहा है, फिर हम उसको ईपीसी में पूरा कर रहे हैं या एनएचआई से कुछ कॉन्ट्रैक्टर को 50% के ऊपर काम हुआ तो हम उसको भी हमारे तरफ से पैसा दे रहे हैं। इसको टीओटी मोड में हम ला सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन, कंस्ट्रक्शन हमारी जिम्मेदारी होगी, उसका शेड्यूल पक्का होगा और उसकी जो वैल्यू एसेट्स होंगे उसका वैल्यूएशन थर्ड पार्टी करके हम रिटर्न करेंगे और बाय ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से हम इन्वेस्टर को चुनेंगे और जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप करके करेंगे तो यहाँ भी आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड है और जिससे अनेक प्राइवेट के प्रोजेक्ट भी पूरे होंगे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आएगी और उसके कारण स्वाभाविक रूप से रोड सेक्टर को भी फायदा होगा। अभी एक मैं पीछे पड़ा हूँ, जैसे रोड सेक्टर में वायबिलिटी है वैसे बस पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, रिवर पोर्ट, वैसे बस पोर्ट को भी हमने बनाने की पॉलिसी बनाई है। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।